हेलो एवरीवन, मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं द ऑनलाइन गुरु में। आज के इस सेशन में हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। ये करंट अफेयर्स आपके फरवरी 2022 मंथ के हैं, जो कि वेरियस एग्जामिनेशंस में आप सभी को हेल्प करेंगे। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए अपलोड करते हैं, तो इन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को अनअकैडमी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से आप आरपीएससी के एग्जाम्स इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। देन आफ्टर अपने मोबाइल नंबर को एंटर कीजिए, अपने टारगेट को सिलेक्ट कीजिए, लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद हमारे रेफरल कोड को यूज कीजिए ताकि आप फ्री सेशंस वहां पे ले सकें। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज। अगर आप आरएएस के लिए प्रिपेयर करते हैं तो एवरी संडे 10 AM पे ये टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज की जाती है। अगर आप इसमें रैंक होल्डर बनते हैं तो आपके लिए अट्रैक्टिव रिवॉर्ड्स भी रखे गए हैं। साथ ही साथ आप अनअकैडमी पे रीट लेवल 1 के प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, रीट लेवल 2 के फ्री प्रैक्टिस सीरीज और इसी प्रकार से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के भी फ्री प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज को अटेंड कर सकते हैं। सारा डिस्क्रिप्शन आपके स्क्रीन पर है। अगर आप चाहते हैं आरएएस प्रीलिम्स 2022 के लिए कंप्लीट सिलेबस पढ़ना, तो भी आपके पास यहाँ पे 6 मंथ का बैच उपलब्ध है। इसी टाइप से अगर आप फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जस्ट 442 रुपीज अ मंथ और 338 रुपीज अ मंथ में आपके लिए बैचेस उपलब्ध हैं। इसी के साथ वेरियस अदर एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो इन सभी के लिए एक अफोर्डेबल फीस में आपके लिए बैच उपलब्ध हैं। और जब कभी भी आप इन बैच में एनरोलमेंट करेंगे तो आप हमारे रेफरल कोड को यूज कीजिए। आपको वहां पे इंस्टेंटली 10% फीस में डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। आप अनअकैडमी को वेरियस प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहां से इन्हें फॉलो करना मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहली न्यूज आपके सामने रखूंगा कि इंडिया ने अपना 1000 वनडे इंटरनेशनल मैच जो है वो 6 फरवरी 2022 को खेला। ये जो मैच था ये किसके अगेंस्ट हुआ था? तो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ये जो मैच है वो किया गया था। और इंडिया का जो कैप्टन थे वो रोहित शर्मा थे। यहाँ पे आपको देखने को मिला कि इंडियन टीम ने वेस्ट इंडीज को हराकर ये मैच अपने नाम कर लिया। अब इसी के साथ टोटल इंडियन टीम ने 519 वनडे इंटरनेशनल मैच जीत लिए हैं, ठीक है, आउट ऑफ 1000 मैचेस। बात करें कि कौन सी ऐसी टीम्स हैं जो मैचेस के नंबर में सबसे आगे हैं, तो देखिए फर्स्ट नंबर पे इंडिया हो जाता है जो 1000 मैच खेल चुका है। जबकि सेकंड नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो दूसरे नंबर पे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने प्रेजेंट टाइम में 958 मैचेस यहाँ पे खेले हैं। थर्ड नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो थर्ड नंबर पे आ जाता है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान ने टोटल कितने मैचेस यहाँ पे खेले हैं? तो 936 मैचेस वनडे इंटरनेशनल पाकिस्तान ने खेले हैं। तो ये भी एक नया रिकॉर्ड है इंडिया के नाम। अगले न्यूज में आपको पता चलेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हाल ही में मिस्टर एम जगदेश कुमार को क्या किया है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। यहां अगर बात कर लें जगदेश की, तो ये पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको आप लोग जेएनवी के नाम से भी जेएनयू के नाम से भी जानते हैं, इनके वाइस चांसलर के रूप में कार्यरत हैं। अब यहाँ पे जो यूजीसी के चेयरपर्सन होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 इयर्स का होता है, ठीक है, या फिर इनका जो एज है वो 65 की एज तक पहुंच जाए। इनमें से जो भी क्या हो जाए, अर्लियर हो जाए, उसके लिए इन्हें अपॉइंट किया जाता है। अब बात करें कि एम जगदेश कुमार जब नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए जा रहे हैं, तो पूर्व में कौन इसके चेयरपर्सन के रूप में काम कर रहे थे? तो प्रोफेसर डीपी सिंह जो है वो वर्तमान में
इस जगह पे कार्यरत थे, जिनकी जगह एम जगदीश कुमार ने ले लिया है। अगली न्यूज आती है वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि आर्द्र भूमि दिवस। अब ये जो आर्द्र भूमि दिवस है ये हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 2 फरवरी को यहाँ पे इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वेटलैंड को प्रिजर्व करने से रिलेटेड एक मीटिंग हुई थी जिसे कहा जाता है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। अब ये जो कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड था ये 2 फरवरी के दिन 1971 में आयोजित किया गया था। जिस जगह आयोजित किया गया था उस जगह का नाम था रामसर, और उसी के बाद से क्या कर दिया गया, रामसर कन्वेंशन जो है वेटलैंड या आर्द्र भूमि संरक्षण या प्रिजर्वेशन का कार्य करता है। अब इसी ने क्या किया, भारत का पहला अदर इफेक्टिव एरिया के रूप में अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, क्या डिक्लेयर किया है, OECM यानी कि अदर इफेक्टिव एरिया के रूप में इसे अनाउंस किया है। अब अदर इफेक्टिव एरिया क्या होते हैं, तो देखो ये एक टाइप का ऐसा टैग लाइन है जो किसी जगह को आप प्रिजर्व नहीं कर रहे होते हो, उसके बावजूद वहां पे बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता जो है बहुत अच्छे से फैलती है, तो उनको क्या दर्जा दिया जाता है, OECM साइट का यहाँ पे उनको दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग बात करेंगे, रामसर साइट्स जो हैं वो हमारे पास पहले 47 थे, अब क्या कर दिए, 2 नए रामसर साइट को ऐड किया गया है। ठीक है, यानी कि 2 आर्द्र भूमि को इस लिस्ट में और जारी कर दिया गया है। तो 48th रामसर साइट के रूप में बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काम करेगा। ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, आपको पता होना चाहिए। और खिजड़िया जो है बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। ये इंडिया का 49th रामसर साइट हो जाएगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन, February 2 के दिन हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। अब आपसे इस सेशन में एक क्वेश्चन रखूंगा, और आज का हमारा क्वेश्चन है कि ये जो रामसर रिलेटेड एग्रीमेंट है ये कौन सी कंट्री के अंदर हुआ था। ठीक है, ये कंट्री आप लोग क्या करें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जिनके भी करेक्ट आंसर होंगे अगले सेशन में हम उनके नाम को यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट न्यूज आ जाती है कि हाल ही में चौरी चौरा इंसिडेंट के 100 साल पूरे हो चुके हैं। अब चौरी चौरा इंसिडेंट क्या है, तो देखिए चौरी चौरा जो है एक प्लेस है गोरखपुर के अंदर। ठीक है, गोरखपुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में क्या हुआ था, 4 फरवरी 1922 के दिन, है ना, वहां पे क्या चल रहा था, गांधी जी का एक मूवमेंट चल रहा था जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रूप में आप लोग जानते हैं। गांधी जी ने 1920 में 1 अगस्त के दिन ये नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब हुआ क्या कि इस नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट के टाइम पीरियड पे लोग प्रोटेस्ट करते थे। जो फॉरेन गुड्स है, जो विदेशी कपड़े हैं, उनको बॉनफायर किया जाता था, जलाया जाता था और पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे। लेकिन हुआ क्या था, 4 फरवरी 1922 के दिन जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने चौरी चौरा नाम के प्लेस पे गोरखपुर उत्तर प्रदेश में क्या कर दिया, एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया, और वहां पे जितनी भी कर्मचारी थे उन सभी की डेथ हो गई थी। तो गांधी जी ने यहाँ पे एक स्टैंड लिया था कि भैया ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है हम पीसफुल वे में चलाना चाहते थे, लेकिन आप लोग इसको वायलेंट वे में लेकर जा रहे हो। इसीलिए गांधी जी ने फिर 12 फरवरी 1922 के दिन अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पोस्टपोन कर दिया था, हटा दिया था। ठीक है, तो चौरी चौरा इंसिडेंट के कितने टाइम हो चुके हैं, 100 साल पूरे हो चुके हैं। कहां पे था ये प्लेस, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ये प्लेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, ITS यानी कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहाँ का बनाया हुआ है, कोरिया का बनाया हुआ है, कोरियन टेक्नोलॉजी का बनाया गया है। इसका हम लोग यूज करने वाले हैं मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के ऊपर। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं मैप के अंदर। ये जो एक्सप्रेसवे होगा ये 8 लेन का एक एक्सप्रेसवे होगा। ठीक है, यहाँ पे आप मैक्सिमम 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने व्हीकल्स को चला सकते हैं, और लगभग 55,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे फंड अवेलेबल किया गया है इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए। अब इस एक्सप्रेसवे से क्या होने वाला है, जिसको महाराष्ट्र का स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाएगा,
ये फास्टेस्ट और लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे हो जाएगा भारत का। अब ये इस एक्सप्रेसवे के अंदर सबसे मेन पार्ट क्या है, 8 लेन का होने वाला है ये एक्सप्रेसवे। आप 150 किलोमीटर पर आवर की जो है स्पीड यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए कितने पैसे खर्च किए गए हैं, 15,000 करोड़, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है, 55,000 करोड़ रुपीस का यहाँ पे बजट दिया गया है। ये जो बजट है ये कौन अवेलेबल करवा रहा है, तो ये बजट अवेलेबल करवा रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन फंड की तरफ से उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो इससे इंडिया में डेवलपमेंट वर्क आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट मिशन आता है इसरो, जो कि आप जानते हैं भारत का एक क्या है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये इसी साल 2022 के अंदर अपने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने वाला है। आदित्य L1 मिशन क्या है, तो पहले इसका नाम रखा गया था आदित्य सिर्फ L1। अब ये L1 क्यों रखा गया है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सन के आउटर जो पार्ट है जिसको क्या कहा जाता है, L1 कहा जाता है, ठीक है। अब सन का जो रेडियस है उसके अलग अलग पार्ट है, जिनमें से एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, L1 कहते हैं। और L1 का यहाँ पे मतलब क्या है, लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है। तो उस पॉइंट तक हम लोग अपना एक सैटेलाइट भेजेंगे और ये जो सैटेलाइट होगा ये यहाँ पे वर्क करेगा, उसकी स्टडी करेगा और आप तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। इसके लिए कौन से स्पेसशिप का हम यूज करेंगे, तो PSLV XL का यहाँ पे यूज किया जाएगा। PSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, एक्सेल सीरीज का है जिसको यहाँ पे यूज किया जाएगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं, इसरो के जो चेयरपर्सन हैं, ठीक है, वो कौन है, आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। कमेंट में आप लोगों के आंसर दूंगा कि किनका आंसर यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने आती है कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है वो लम्हेटा जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर स्टैब्लिश किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे काम किया जा रहा है। अब ये जो प्लेस है लम्हेटा क्यों फेमस है, तो देखिए 1928 के अंदर क्या हुआ था, विलियम, ठीक है, विलियम हेनरी स्लीमैन नाम के एक पर्सन ने डायनासोर का जो फॉसिल होता है, जो जीवाश्म होता है, उसको यहाँ पे डिस्कवर किया था, ठीक है। और लम्हेटा जो है वो यूनेस्को का भी, ठीक है, यूनेस्को का भी एक रिकॉग्नाइज्ड साइट के रूप में जाना जाता है। आपसे यहाँ पे पूछूंगा यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, चलिए नीचे कमेंट करके बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हम लोग डिप्लोमेटिक वे में जो बीजिंग में होने वाला, यानी कि चाइना में होने वाला विंटर ओलंपिक्स है उसको बाइकॉट करेंगे। अब बाइकॉट करने का मतलब क्या है, हम लोग जो इंडिया का ऑफिशियल न्यूज चैनल है दूरदर्शन, उस पर हम प्रसारित नहीं करेंगे इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी को। साथ ही साथ इंडिया की तरफ से कोई भी पर्सन इसके ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में एनवॉय के रूप में यहाँ पे नहीं जाएगा। उद्घाटन और समापन में अपने दूत की तरफ से इंडिया किसी को नहीं भेजेगा। हालांकि इंडिया एक पर्सन को अटेंड करने के लिए तो भेजेगा, लेकिन वो नीचे स्टेज पे बिल्कुल भी नहीं आएंगे, जस्ट एज ए गेस्ट वहां पे जाकर इस सेरेमनी को अटेंड करेंगे, ठीक है। इंडिया को ऑफिशियली वो यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इंडिया वहां पे नहीं जाने वाला। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, तो देखिए ये जो पर्सन आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे हैं इसका नाम है क्यू फबाओ, ठीक है। अब ये क्यू फबाओ कौन है, तो आप लोगों को सुनने में आया होगा इंडिया और चाइना के बीच में जो गलवान वैली में क्लैशेस हुए थे, ठीक है। कहाँ पे क्लैशेस हुए थे, गलवान वैली के अंदर जो स्टैंड ऑफ हुआ था किस किस के बीच में हुआ था, इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 2020 के अंदर हुआ था। और ये जो पर्सन है, ये पर्सन उस टाइम पे चाइना का आर्मी ऑफिसर था जो उस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था। तो अब अगर चाइना की तरफ से इसी को प्रमोट करते हुए क्या कर दिया गया, टॉर्च बियरर बना दिया गया, जैसे कि आप इसके हाथ में देख पा रहे हैं टॉर्च है, तो इसे क्या बना दिया गया, मसाल वाहक या टॉर्च बियरर बना दिया गया। तो इसी का विरोध करते हुए इंडिया क्या कर रहा है, ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में भाग नहीं लेगा।
नेक्स्ट न्यूज आपके सामने आती है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने और इंडियन आर्मी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 3132 करोड़ का होगा और इसके थ्रू क्या बनाया जाएगा, कॉन्कुरूस एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाया जाएगा, जिसका एक प्रोटोटाइप आप यहाँ पे इमेज के अंदर देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होगा वो कौन बनाने वाला है, रशिया की एक कंपनी है, उसी के साथ मिलते हुए भारत डायनामिक्स लिमिटेड बनाएगा और कोशिश की जाएगी इसका मैक्सिमम पार्ट जो है इंडिजिनसली डेवलप किया जाए, इंडिया में ही बनाया जाए। नेक्स्ट एक न्यूज आपके सामने आई कि आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है वो ऑलरेडी बाइफरकेट कर दिया गया था, उसके बावजूद देखने को मिल रहा है कि लोग आंध्र प्रदेश के कैपिटल को लेकर कंफ्यूज हैं कि आंध्र प्रदेश का एक्चुअल में कैपिटल क्या है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था बीजेपी के एमपी जीवीएल नरसिम्हन राव का, और उस क्वेश्चन का जवाब दिया था यूनियन होम मिनिस्टर नित्यानंद राय ने, और ये क्लियर कर दिया कि जो कैपिटल है वो अमरावती है। कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। अब देखिए ये जो टोटल इशू है वो क्या है, तो आंध्र प्रदेश की तरफ से एक कैपिटल रीजन डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या हुआ था, एक एक्ट आया था। ये जो एक्ट आया था 31 जुलाई 2020 में आया था, मतलब लगभग 2 साल पहले आया था। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया था, इसकी कैपिटल को 3 टाइप में बांट दिया गया था। ठीक है, लेजिस्लेटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या बनाया गया था, अमरावती बनाया गया था। सेकेंड थिंग अगर हम लोग बात करें एग्जीक्यूटिव कैपिटल की, तो एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो है वो क्या है, विशाखापत्तनम है, जिसको क्या बनाया गया, एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाया गया। और जुडिशियल कैपिटल की बात करें तो जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल को बनाया गया है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि ऑफिशियल कैपिटल क्या है, अमरावती है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल क्या है, विशाखापत्तनम है, जबकि जुडिशियल कैपिटल क्या है, तो कुर्नूल जो है वो यहाँ का ऑफिशियल कैपिटल होने वाला है। अगली न्यूज आपके सामने आती है, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट ऑफ 2021। इसे पेश किसने किया, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने इसे आपके सामने पेश किया। और इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि इंडिया में जितने भी मीडिया हाउसेस हैं या फिर न्यूज़पेपर्स हैं, उनके जो जर्नलिस्ट हैं उन पे कितने अटैक्स हुए। और आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो अटैक्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिले, सेकेंड नंबर पे यूपी और थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। देखिए अगली न्यूज आपके सामने है ऑपरेशन सद्भावना। अब ऑपरेशन सद्भावना जो है वो इंडियन आर्मी की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर में चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है, क्योंकि आप लोग देखते हैं वहां पे जो टेररिज्म है वो कम करने के लिए क्या करेंगे, लोगों को फैसिलिटीज उपलब्ध करवाएंगे तो वो टेररिज्म से अपने आप दूर हो जाएंगे। तो इसके लिए जो मेन फोकस किया जा रहा है वो टोटल 5 एरिया पे फोकस कर रहे हैं। और ये 5 एरियाज क्या क्या हैं, तो पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, फिर आ जाता है एजुकेशन, फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट, वुमेन और यूथ एम्पावरमेंट, और हेल्थ और सैनिटेशन की फैसिलिटी इंडियन आर्मी की तरफ से वहां पे उपलब्ध करवाई जाएगी। अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आर्टिकल 370 और 35A को जब हटाया गया था उसके बाद आपके समझ में आया कि जम्मू एंड कश्मीर जो है पहले JNK था, अब ये क्या हो गया, एक तो JNK यूटी हो गया, ठीक है, और एक लद्दाख नाम से यूटी बना दिया गया। पहले ये क्या था, एक स्टेट था। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर या LG कौन थे, उनका नाम आप यहां नीचे कमेंट करके बताइए। न्यूज आपके सामने है, इंडिया के हॉकी के गोलकीपर PR श्रीजेश जो हैं उन्होंने रिसेंटली उन्हें क्या किया गया, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब दिया गया। मेल पर्सन में बात करें तो ये पहले पर्सन थे, जबकि हॉकी के अंदर बात करें तो ये सेकंड हॉकी प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं। इसके पहले जो पर्सन है जिन्हें हॉकी के अंदर ये अवार्ड दिया जा चुका है वो रानी जो है उन्हें दिया जा चुका है, कैप्टन है इंडियन टीम की। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ये जो PR श्रीजेश हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए PR श्रीजेश इंडिया के गोलकीपर के रूप में पहले वर्क कर चुके हैं इंडियन नेशनल टीम में। सेकेंड थिंग अगर हम लोग बात करें, जो ओलंपिक्स यहाँ पे आयोजित किए गए थे
2020 के समर ओलंपिक्स, उनमें इंडियन टीम ने, हॉकी टीम ने जो ब्रोंज मेडल जीता था, उसमें भी इनका इंपॉर्टेंस रोल आपको देखने को मिल जाता है। देखिए, न्यूज आपके सामने आती है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से यहाँ पे एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियो मैसेज जारी किया गया। ये जो वीडियो फॉर्मेट में मैसेज जारी किया गया है, ये वन ओशन समिट के दौरान जारी किया गया 11 फरवरी 2022 के दिन। ये जो समिट है, ये 9 से लेकर 11 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस की तरफ से इसे आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे? तो देखिए, ब्रेस्ट नाम की जगह पे। अब इस समिट को ऑर्गेनाइज करने में जो फ्रांस की मदद करने वाले हैं, वो वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस हैं। इस टाइप का जो समिट है, ताकि क्या किया जा सके, ओशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे वर्क किया जा सके। इससे रिलेटेड जो पहला समिट था, वो 2017 के जून में स्टार्ट किया गया था। और ये जो समिट था, वो किसकी तरफ से किया गया था? न्यूयॉर्क की तरफ से किया गया था। न्यूयॉर्क ने जून 17 में इस समिट को ऑर्गेनाइज किया था, जबकि इसे होस्ट किसने किया था? तो फिजी की तरफ से, फिजी और स्वीडन ने इसे होस्ट करने का काम किया था। इनका जो बेसिक गोल है कि ओशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम किया जाए, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 का एक हिस्सा माना जाता है। यहाँ पे आपसे एक और इंफॉर्मेटिव बात शेयर करना चाहूंगा कि 2021 से लेकर 2030 तक का जो टाइम पीरियड है, इसे यूनाइटेड नेशन ने डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया है। तो 2021 से 2030 तक के जो समय है, इसको यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डेजिग्नेट किया गया है। और क्या डेजिग्नेट किया गया है? तो कहा गया है डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि मिलेट का जो ईयर है, वो कौन से साल को घोषित किया गया है। तो आज का क्वेश्चन है, मिलेट ईयर कौन से साल को घोषित किया गया है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगली न्यूज आती है वर्ल्ड पल्सेस डे, यानी कि दाल से रिलेटेड वैश्विक दिवस जो है, वो यहाँ पे मनाया जाता है। कब? 10 फरवरी के दिन मनाया जाता है। इसको मनाने से रिलेटेड जो सबसे शुरुआत है, वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने, UNGA की तरफ से इसे स्टार्ट किया गया था। और 2019 में ये फैसला लिया गया था कि 10 फरवरी के दिन को हम लोग क्या करेंगे? वर्ल्ड पल्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, ताकि लोगों के भोजन में दालों का हिस्सा बढ़ सके। सेकेंड थिंग, इस साल का जो थीम है, वो पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम रखा गया है। हाल ही में नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, और रिपोर्ट का नाम है रिमेनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस। ठीक है, इसके थ्रू क्या किया जा रहा है? भारत में जो हेल्थ केयर सिस्टम है, उसकी तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि जो ब्रिक्स नेशंस हैं, उनमें इंडिया जो है, बहुत ही कम खर्च कर पा रहा है अपने हेल्थ केयर के ऊपर। यहाँ पे ये बताया गया कि अराउंड जो 65% हॉस्पिटल हैं, वो इंडिया के 50% पॉपुलेशन के पास उपलब्ध हैं। और ये पॉपुलेशन कहाँ पे है? यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना और केरला है। जबकि जो बची हुई 50% भारत की आबादी है, जो 21 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी में है, उनके पास मात्र भारत का 35% हॉस्पिटल बेड्स उपलब्ध हैं। तो अपने आप में ये असमानता को यहाँ पे दर्शाता है। नेक्स्ट आपके सामने न्यूज आती है कि इसरो ने अपना 2022 का जो पहला मिशन है, उसके रूप में EOS-4 को लॉन्च करने की तारीख अनाउंस कर दी है। और ये तारीख है 14 फरवरी। तो इसरो की तरफ से PSLV C-52 को लॉन्च किया जाएगा। कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा से। ये जो मिशन होगा, इसे EOS-4 नाम दिया गया है। EOS का मतलब क्या होता है? अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो अर्थ की इमेज लेते हैं और उस इमेज को अर्थ तक वापस भेजते हैं। इससे कोई सा भी मौसम क्यों ना हो, चाहे बादल या बारिश ही क्यों ना हो, उस समय पे भी क्या किया जा सकेगा?
अर्थ के एग्जैक्ट इमेजिंग यहाँ पे की जा सकेगी। इसी टाइप के जो इमेजिंग सैटेलाइट होते हैं उन्हें रीसेट का भी नाम दिया जाता है। रीसेट क्या है? रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। तो EOS-4 को रीसेट का भी नाम यहाँ पे दिया जा सकता है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, इसरो का फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने आती है मुंबई सेंट्रल डिवीजन ने, जो कि वेस्टर्न रेलवे का एक हिस्सा है, उन्होंने हाल ही में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, 100वां टेक्सटाइल ट्रेन को चलाने का। अब ये जो टेक्सटाइल ट्रेन है ये कहां से चलाया गया? तो चलटन नाम का एक जगह सूरत के अंदर है, वहां से संकरेल नाम का जगह कानपुर के बीच में चलाया गया है। अब ये टेक्सटाइल ट्रेन क्या होती है? आपने ऑक्सीजन ट्रेन सुना था पहले, टेक्सटाइल ट्रेन उसी टाइप का एक इनोवेशन है। इसे सबसे पहले स्टार्ट किया गया था सितंबर 1, 2021 के दिन, ठीक है। और इसे जब स्टार्ट किया गया था तो पहली जो टेक्सटाइल ट्रेन है वो चलाई गई थी दर्शना जरदोश के बीच में, ठीक है। ये दर्शना जरदोश के बीच में चलाई गई थी। और टेक्सटाइल ट्रेन का मेन मतलब ये होता है कि ट्रेन के जो वैगन है उसको इस तरीके से मॉडिफाइड किया जा सके ताकि उसमें कपड़ों को इजीली ट्रांसपोर्टेट कर सकें। और कपड़ों के मामले में आप लोगों को पता है कि सूरत का जो टेक्सटाइल मार्केट है वो अपने आप में टॉप प्लेस पे आता है। तो सूरत के जो मार्केट है टेक्सटाइल का, उसे वर्ल्ड में, इंडिया में और फैलाने के लिए क्या किया गया है? इस टाइप का इनोवेशन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आ सकता है कि जिसे आप लोग जानते हैं कौन से अवार्ड के रूप में? तो अवार्ड आ जाएगा ऑस्कर। अब ऑस्कर अवार्ड के लिए, जिसे अकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है, यहाँ पे क्या किया गया है? राइटिंग विथ फायर नाम की जो इंडियन डॉक्यूमेंट्री है उससे चूज किया गया है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए, ठीक है। इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करेगा। तो राइटिंग विथ फायर की जो डॉक्यूमेंट्री है ये किसने यहाँ पे प्रेजेंट की है? तो रितु थॉमस नाम के एक पर्सन है और दूसरे पर्सन है सुस्मित घोष, ठीक है। सुस्मित घोष और रितु थॉमस नाम के पर्सन ने क्या किया है? इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बनाने का काम किया है। ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये बेस्ड है इंडिया की एक दलित वुमेन की, जिन्होंने क्या किया? अपना एक न्यूज़पेपर चलाया और उस न्यूज़पेपर का नाम खबर लहरिया के रूप में जाना जाता है। ये जो न्यूज़पेपर है हिंदी, अवधी, बुंदेली जो रीजन है, जो भाषाएं हैं भारतीय, उनमें लिखी जाती है और पब्लिश की जाती है। और ये जो न्यूज़पेपर है इसे स्टार्ट किया गया था एक NGO जिसका नाम है निरंतर। तो निरंतर नाम के न्यूज़पेपर जो NGO है उसकी मदद से इस न्यूज़पेपर को चलाया गया था। अगला बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे की तरफ से 5 लाइट हाउस बनाने का निर्णय लिया गया है। और ये जो लाइट हाउस होंगे उड़ीसा के अंदर बनाए जाएंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के थ्रू। अब इनमें से जो 4 हैं वो गोपालपुर, पारादीप, फॉल्स पॉइंट और चंद्रभागा में होगा, जबकि 5वां पुरी के अंदर आयोजित किया जाएगा, बनाया जाएगा। ये जो लाइट हाउस होते हैं वो क्या होते हैं? तो इस टाइप का एक सेटअप होता है जो ओशन में जो शिप्स वगैरह होती हैं उनको रास्ता दिखाने में हेल्प करता है। और अगर हम लोग बात कर लें कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा लाइट हाउस कौन सा है, तो जिदाह नाम का जो पोर्ट कंट्रोल टावर है वो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट लाइट हाउस है। लगभग 133 मीटर इसकी टॉल या हाइट कह सकते हैं आप। जबकि इंडिया के अंदर बात करें तो जखाऊ नाम का जो पोर्ट है, जखाऊ पोर्ट, कहाँ पे? गुजरात में, ये 45 मीटर का है और भारत का सबसे टॉलेस्ट क्या है? लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट न्यूज आती है कि जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पे फर्स्ट यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है, जो कि इंटीग्रेटेड नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पे काम कर रहा है। ये इंटीग्रेटेड नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम क्या है? अगर मान लेते हैं आपको किसी भी टाइप का फैक्ट्री लगानी है, डेवलपमेंट करना है या कोई सा भी काम करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? प्लांट लगाना होता है। उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। उस परमिशन के लिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में या अलग अलग जगह चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। डायरेक्टली आप इस सिस्टम के थ्रू क्या कर सकते हैं? परमिशन ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जम्मू एंड कश्मीर का डेवलपमेंट हो सके। और 2021 में ही जम्मू एंड कश्मीर ने 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ पे लेने में सफल हुए हैं।
देखिए, अगले न्यूज के रूप में आपके सामने आता है, यहाँ पे एक फेस्टिवल है, ठीक है। भदरवा नाम के जिले के अंदर लोगों ने कंचोट नाम का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, और ये जो फेस्टिवल है ये नाग कल्चर से रिलेटेड है। बात करेंगे, ये जो फेस्टिवल है ये शिव और पार्वती के मैरिज से रिलेटेड है। सेकेंड थिंग, ये जो भद्रवा नाम का एरिया है इसे मिनी कश्मीर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भद्रवा क्या है, मिनी कश्मीर के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है कंचोट, और ये फेस्टिवल कौन से कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो नाग नाम के कम्युनिटी से रिलेटेड है। अगली न्यूज आपके सामने आती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसे आप लोग आरपीएफ के रूप में जानते हैं। इन्होंने ऑपरेशन आहट शुरू की है। ये जो ऑपरेशन आहट है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में चलाई जाएगी, और इसका मेन मकसद क्या होगा, जो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें होती हैं उनमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, मानव तस्करी को रोकना है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्री वर्क कर रही है। 2017 से 21 के बीच में अगर बात करी जाए तो लगभग 2000 ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग लोगों को छुड़ाया गया था। तो उसी को देखते हुए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में, और वो भी स्पेशली बॉर्डर रीजन के अंदर, इसे स्टार्ट किया गया है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है मनसुख मंडाविया जी, इन्होंने क्या किया है, ऑनलाइन वर्चुअली एक नया मिशन लॉन्च किया है। और मिशन क्या है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0। इंद्रधनुष 4.0 को आप पहले से जानते हैं। ये जो मिशन है ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, बच्चों के और गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। ये मिशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2014 के दिसंबर में शुरू किया था, और ग्राम स्वराज अभियान के थ्रू इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कौन सा अभियान था, ग्राम स्वराज अभियान। इस अभियान के थ्रू इस मिशन को स्टार्ट किया गया था। मनसुख मंडाविया जी ने इसे स्टार्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसे स्टार्ट किया था। अब मनसुख मंडाविया जी ने इसके पार्ट 4 को लॉन्च कर दिया है। इसका एम क्या है, भारत के 416 डिस्ट्रिक्ट में 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के अंदर जो रह गए बच्चे हैं या मदर हैं उनको वैक्सीनेट करने का। ठीक है, अब इसके थ्रू क्या किया जाएगा, तो कुछ राउंड चलाए जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट राउंड की अगर बात करें तो ये फरवरी से लेकर अप्रैल तक चलाया जाएगा 2022 में, और यहाँ पे 11 स्टेट्स प्लस यूटी को इंक्लूड किया जाएगा। जबकि इसका जो सेकंड राउंड होगा ये अप्रैल से लेकर मई तक में 2022 में चलाया जाएगा, और रेस्ट 29 स्टेट्स प्लस यूटी को इसमें शामिल किया जाएगा। अगली न्यूज आपके सामने आती है, संती श्री दुलीपुड़ी पंडित, जो कि जेएनयू से रिलेटेड है, वहां पे पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर थी। इन्हें हाल ही में पहला चांसलर, वाइस चांसलर बना दिया गया है जेएनयू यूनिवर्सिटी का। अब ये पहली महिला वाइस चांसलर होने वाली है, इंपॉर्टेंटली नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट चीज, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपॉइंट किया जाता है। और अपॉइंटमेंट के लिए जो रिकमेंडेशन होता है वो प्राइम मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से इशू किया जाता है। एक इग्लू कैफे जम्मू एंड कश्मीर में ओपन किया गया है, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इग्लू कैफे के रूप में जाना जा रहा है। इस इग्लू कैफे का नाम है स्नो ग्लू, जैसा कि आप इसको यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं। इसे बनाने का जो काम है वो किया है वसीम शाह ने। वसीम शाह इसके ओनर है जिन्होंने इसे बनाने का काम किया है। और किस जगह में बनाया गया है, तो गुलमर्ग के अंदर इसे बनाया गया है, जम्मू एंड कश्मीर में। इसका जो डायामीटर है वो लगभग 44.5 फीट का है, ठीक है। जबकि इसकी जो हाइट है वो कितनी है, तो 37.5 फीट इसकी हाइट यहाँ पे रखी गई है। इससे पहले अगर हम लोग बात करें कि वर्ल्ड में जो सबसे लार्जेस्ट कैफे था वो कहाँ पे था, तो वो कैफे स्विट्जरलैंड के अंदर था, जो इग्लू कैफे के रूप में जाना जाता था। और उस कैफे का इससे बड़ा कैफे अब यहाँ पे इंडिया में बनाया जा चुका है। नेक्स्ट गर्व का पल था हमारे लिए, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल 2022 में इंडिया ने क्या किया, फाइनल मैच में 4 विकेट से इंग्लैंड को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली। ये जो मैच था वो सर विवान रिचर्ड स्टेडियम में एंटीगुआ में आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसी के साथ इंडिया ने 5 अंडर 19 क्रिकेट के वर्ल्ड कप जीत लिए हैं।
आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे अंडर 19 के जिन्होंने ये मैच जीता है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट न्यूज आती है, बड़ा ही दुखद न्यूज है आपके सामने। इंडिया की एक लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर का यहाँ पे निधन हो गया 6 फरवरी 2022 को। कोविड-19 से पॉजिटिव थी और मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थी। बात करें लता मंगेशकर के बारे में तो इन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण, फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड जैसे कई अवार्ड्स इन्हें मिल चुके हैं। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्वीन ऑफ मेलेडी, वॉइस ऑफ द मिलेनियम भी कहा जाता है। तो 1969 में इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? नोट डाउन कीजिएगा, पद्म भूषण अवार्ड मिला था। इन्हें 1989 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड यहाँ पे मिला था। 2001 के अंदर इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? भारत रत्न अवार्ड मिला था। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें फ्रांस का भी हाईएस्ट ऑर्डर दिया गया था 2007 में। ठीक है, फ्रांस का हाईएस्ट ऑर्डर अवार्ड इनको दिया गया। और 1974 में तो इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स गाने का पूरे वर्ल्ड में। तो अपने आप में आप समझ पा रहे हैं कि इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा नाम थी ये। अगली न्यूज आती है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने स्माइल नाम का एक स्कीम लॉन्च किया है दिल्ली के अंदर। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं और साथ ही साथ ऐसे लोग हैं जो बेगिंग का वर्क करते हैं सड़कों पे, उनका भला करना। तो इससे रिलेटेड स्कीम कहां लॉन्च की गई है? स्माइल स्कीम कहां पे लॉन्च की गई? न्यू दिल्ली में। किसकी तरफ से? सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्र सरकार ने इस स्कीम को यहां पे लॉन्च किया है। और इसके लिए 2021-22 के सेशन से 2025-26 के सेशन तक में ओवरऑल 365 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन रखा गया है। देखिए, आज का पहला न्यूज है कि सीएम नीतीश कुमार जो कि बिहार के सीएम हैं, इन्होंने 15 फरवरी का दिन अनाउंस कर दिया है एज अ शहीद दिवस। ठीक है, अब 15 फरवरी के दिन क्या हुआ था? तो देखिए 15 फरवरी 1932 के टाइम पीरियड में जो लोग थे वहां के, वो लोगों ने एक प्लान बनाया था कि एक थाना है, थाना यानी कि पुलिस स्टेशन, और कहाँ पे? थाना भवन किस जगह पे? तारापुर नाम की जगह पे जो बिहार के अंदर है। वहां पे इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट करेंगे, भारतीय झंडे को वहां पे फहराएंगे। उसी टाइम पीरियड पे वहां पे अटैक कर दिया गया और ये जो 34 फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी डेथ हो गई थी। तो उसी को याद करते हुए अब शहीद दिवस बिहार के अंदर सेलिब्रेट किया जाएगा और ये शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाया जाएगा। इसके अलावा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो शहीद दिवस है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तमिलनाडु ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब दिया है कि हम अपने यहाँ पे इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी नहीं चाहते हैं। ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये वेस्टर्न घाट के इकोसिस्टम को डैमेज करेगा। अब ये मैटर क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में INO कहा जाता है, ये एक टाइप का फिजिक्स पे रिसर्च करने का प्रोजेक्ट है जो तेनी नाम की जगह पे तमिलनाडु में बनाया जाएगा। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसके थ्रू वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैग्नेट जो है वो यहाँ पे लगाया जाएगा और इसके थ्रू क्या कर लिया जाएगा, हम लोग स्विट्जरलैंड के जेनेवा के साथ टाई अप करेंगे और जो हवा में प्रेजेंट है न्यूट्रिनो पार्टिकल्स, उनकी रिसर्च और स्टडी का काम करेंगे। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये हवा में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे कुछ मशीन लगा के ऐसा रेडिएशन वगैरह तो जनरेट करने वाले नहीं हो, आप बस उसकी स्टडी करने वाले हो। तो उससे किसी भी टाइप का प्रॉब्लम तो जनरेट नहीं होगा। लेकिन इन लोगों का मानना है, वहाँ के जो लोकल्स हैं वो बार बार इसको देखकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस वजह से इस प्रोजेक्ट को टालने के लिए या फिर वहां से हटाने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर चुकी है।
हाल ही में G20 फाइनेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग थी सेंट्रल बैंक गवर्नर के साथ, वो इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित की गई है। बस आपको इतना ही याद करना है कि G20 की जो मीटिंग थी वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुई, तो इंडोनेशिया के जकार्ता में ऑर्गेनाइज की गई है। एशिया का सबसे लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंदौर में ओपन कर दिया है। ये जो बायो सीएनजी का प्लांट होगा ये 18,000 किलोग्राम गैस पर डे जनरेट करने वाला है। अब इंदौर क्यों जाना जाता है, तो इंदौर को हम लोग क्लीनेस्ट सिटी के रूप में जानते हैं। ठीक है, इंडिया में सबसे साफ और स्वच्छ शहर के रूप में ये जाना जाता है। यहाँ पे जो ये प्लांट लगाया जाएगा ये पीपीपी मोड पे लगाया जाएगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे लगाया जाएगा। इसके लिए जो काम किया जा रहा है वो कौन कर रहा है, तो इंदौर का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काम कर रहा है। और इसी के साथ एक कंपनी है जिसका नाम है इंडो इवेरो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी दोनों मिलकर यहाँ पे काम कर रही है और इसके थ्रू जो है लगभग 2.5 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कमाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो आप क्लीन फ्यूल की तरफ भी चले जाएंगे, साथ ही साथ आपको म्युनिसिपैलिटी को इनकम भी जनरेट होगी। तो इससे अच्छा प्रोजेक्ट और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, नीचे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। फर्स्ट कंट्री जिसने इंडिया का यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट किया है वो नेपाल बन जाएगा। यहाँ पे नेपाल जो है वो एनपीसीआई के इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ हाथ मिला रहा है, जिसके थ्रू जो मनन इन्फोटेक एंड गेटवे पेमेंट सर्विस है नेपाल का, वो इंडिया की सर्विसेज को उपलब्ध करेगा और नेपाल में भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस किए जा सकेंगे। तो इंडिया जो है डिजिटल बनने में अपने नेबर्स की भी यहाँ पे हेल्प करने वाला है। बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा कि आप लोग जानते हैं एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। इसने क्या डेवलप किया था, यूपीआई डेवलप किया था, जिसके थ्रू आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। यूपीआई का जो फुल फॉर्म है आप नीचे कमेंट कीजिए। इस साल जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है वो 18 से लेकर 20 फरवरी के बीच में आयोजित किया गया। हर साल आयोजित किया जाता है। इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन गए थे, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अब 1963 से ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित किया जाता है और ऑलवेज ये फेब्रवरी मंथ के अंदर आयोजित किया जाता है। और इसका जो वेन्यू है वो बैरिस्टर हॉफ होटल नाम की जगह पे आयोजित किया गया। कहाँ पे, म्यूनिक में। और म्यूनिक कहाँ पे है, जर्मनी के अंदर है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हाल ही में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के थ्रू कहा है कि हम अगले 5 साल में वर्क करेंगे। और वर्क क्या करेंगे, जो प्रौढ़ शिक्षा होती है, अडल्ट एजुकेशन होता है, उनसे रिलेटेड वर्क करेंगे। अब थोड़ा सा प्रौढ़ शिक्षा बोलना अजीब लगता है, तो उसको इन्होंने कन्वर्ट करके एजुकेशन फॉर ऑल का नारा दिया है, जिसके थ्रू 2022 से 2027 तक में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए गवर्नमेंट काम करेगी। इस स्कीम के थ्रू 1037.9 करोड़ रुपीस जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पे खर्च करने वाली है। और इसमें से मेजर 700 करोड़, ठीक है, इसमें से मेजर 700 करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उपलब्ध करवाएगी और रिमेनिंग 337.9 जो है वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो खर्च करने वाली है। देखिए 15 फरवरी 2022 के दिन भारतीय रेल ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इन्होंने इंडिया के लॉन्गेस्ट टनल को बना लिया है और इस टनल का नाम है T49। अब ये जो T49 टनल है ये उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट के थ्रू बनाया जा रहा है। 12.758 किलोमीटर लंबा ये टनल होने वाला है और
ये जो टनल है ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा किसको, एक तो जगह है सुंबर और दूसरा जगह है अरपिनचाला। ठीक है, तो सुंबर और अरपिनचाला नाम के जो स्टेशंस हैं उनको कनेक्ट करने का काम करेगा। ये जो स्टेशंस हैं ये कटरा बनिहाल सेक्शन जो है रेलवे का उसके बीच में आते हैं। माउंटेन रेंज की बात करें तो ये पीर पंजाल के रीजन में आते हैं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की अगर माने तो उन्होंने कहा है हाल ही में बिहार के अंदर बर्ड फ्लू वापस से फैल गया था और बर्ड फ्लू को H5N1 के रूप में जाना जाता है। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट जो है महाराष्ट्र में भी देखने को मिला था। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जितने भी इन्फेक्टेड बर्ड्स थे उन सभी को क्या कर दिया गया, डेथ कर दी गई है, उनको स्लॉटर आउट कर दिया गया है। वाटर टैक्सी सर्विस जो है वो मुंबई और नवी मुंबई के बीच में स्टार्ट कर दिया गया है। स्टार्ट करने के जो प्रोग्राम था उसमें सीएम ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी प्रेजेंट थे। ये जो वाटर सर्विस है, वाटर टैक्सी सर्विस, ये बेलापुर जेटी प्रोजेक्ट के थ्रू स्टार्ट किया गया है। जनवरी 2019 में इस पे काम शुरू किया गया था जो सितंबर 2021 तक तैयार हुआ था और अब इसके थ्रू आपको जो है वाटर टैक्सी उपलब्ध करवाई जाएगी। ये जो वाटर टैक्सी होगी ये बेलापुर, ठीक है, बेलापुर के साथ साथ नेरुल और जो एलिफेंटा आइलैंड है, एलिफेंटा आइलैंड, इन जगहों को कनेक्ट करने में आपकी मदद करेगी और इससे आप बहुत ही कम समय में इन जगहों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन कर पाएंगे। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने जो वाइस एडमिरल थे रिटायर्ड जनरल अशोक कुमार या जी अशोक कुमार, इन्हें इंडिया का पहला नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में सिलेक्ट किया है। ये जो पर्टिकुलर सिलेक्शन यहाँ पे किया गया है ऑलरेडी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब ऐसा क्यों किया गया है तो देखिए 26/11 का जो टेरर अटैक आपने मुंबई में देखा था उसके बाद से ये डिमांड चल रही थी कि इन जगहों पे जो भी पेट्रोलिंग करते हैं, अब पेट्रोलिंग का काम इंडियन कोस्ट गार्ड के पास है, नेवी भी वहां पे वर्क करता है, तो इन सभी को कोलैटरल किया जाए, एक साथ मिलकर इन्हें कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा कोऑर्डिनेटिंग पोस्ट होना चाहिए। तो इसी टाइप का जो कोऑर्डिनेटिंग पोस्ट है वो किन्हें दिया गया है तो अशोक कुमार को यहाँ पे दिया गया है। ये इंडिया के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर होंगे। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इजीली आ सकता है। इनके बारे में अगर बैकग्राउंड डिटेल्स देखें तो इंडिया के 35th नेवी के वाइस चीफ थे। ठीक है, नेवी के वाइस चीफ के रूप में इन्होंने काम किया था 2019 से लेकर 2021 के बीच में। गुरु रविदास जी की जयंती 16 फरवरी 2022 के दिन सेलिब्रेट की गई थी। ये जो जयंती है ये बेसिकली माघ मास की पूर्णिमा के दिन आता है। तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो माघ मंथ है उसके पूर्णिमा के दिन गुरु रविदास जी की जयंती सेलिब्रेट की जाती है। गुरु रविदास जी जो हैं वो सीर गोवर्धनपुर नाम का जो विलेज है उत्तर प्रदेश में, वहां पे इनका बर्थ हुआ था। इन्होंने बहुत सारी पंक्तियां लिखी हैं जो कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी इंक्लूड की गई हैं। 14 फरवरी 2022 के दिन इसरो ने इंस्पायर सेट 1 को लॉन्च कर दिया है। ये जो इंस्पायर सेट 1 सैटेलाइट है इसको बनाने में इंडिया, यूएसए, ताइवान और सिंगापुर के जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मदद की है। इसे किसके मदद से लॉन्च किया गया है तो PSLV C-52 की मदद से इसे लॉन्च किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाल ही में जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है उसमें अपने 5% शेयर्स को बेचने वाली है और इसके थ्रू एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि IPO लॉन्च किया जाएगा जो अराउंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 65,000 करोड़ रुपीस एक्वायर करने में यहाँ पे मदद करेगा। ठीक है, तो इस IPO में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में अपना डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2021 इशू किया है। इस रिपोर्ट के थ्रू ये टोटल 165 कंट्रीज को 5 पैरामीटर पे, 5 पैरामीटर
मीटर के ऊपर जज करते हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी किस लेवल में और कैसे उपलब्ध है। अब इनमें गवर्नमेंट का फंक्शन हो गया, इलेक्टोरल प्रोसेस हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो गया, सिविल लिबरलाइजेशन हो गया, पॉलिटिकल कल्चर हो गया, इन सभी चीजों को देखा जाता है। तो आपको जो टॉप 5 नेशंस के नाम याद रखने हैं वो नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड हैं। जबकि सबसे बॉटम पे कौन आता है, अफगानिस्तान आता है। और इंडिया के रैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इंडिया की रैंक यहाँ पे कितनी है, 46 है। और इंडिया को जो स्कोर दिया गया था वो 6.91 का स्कोर यहाँ पे उपलब्ध करवाया गया था। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के थ्रू रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जैसे कि आरपीएफ कहा जाता है, इन्होंने जनवरी 2022 में अराउंड 1045 बच्चों को जो है ट्रैफिकिंग से बचाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आरपीएफ जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये हमेशा अवेयरनेस से रिलेटेड वर्क यहाँ पे करते रहते हैं। हाल ही में जो कर्नाटका के सीएम हैं बसवराज बोम्मई, इन्होंने क्या किया, एक हाई पावर कमेटी बनाई और उन्होंने अनाउंस किया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने अपर भाद्रा प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दे दिया है। अब इससे क्या होगा, इस प्रोजेक्ट का जो मेन वर्क है कि जो सेंट्रल पार्ट ऑफ कर्नाटका है वहां पे इरिगेशन किया जा सके, यानी कि सिंचाई की जा सके। तो उसके लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल 12,500 करोड़ रुपीस का हेल्प उपलब्ध करवाएगी। और कर्नाटका के कुछ ऐसे सूखे में आने वाले जिले जैसे कि चित्रंगदुर्गा, ठीक है, चिक्कामंगलूर, देवांगिरी और तुमाकुरु नाम के जगहों पे इरिगेशन प्रोजेक्ट में मदद मिलेगी। 6th यूरोपियन यूनियन अफ्रीकन यूनियन समिट जो है वो 17 और 18 फरवरी को ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित किया गया। इसके जो चेयरपर्सन थे वो चार्ल्स माइकल थे, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल हैं ये। और मैकी सॉल जो कि सेनेगल के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने इसे एज अ चेयरपर्सन के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई। बिल गेट्स को, जो कि माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है, इन्हें हाल ही में पाकिस्तान ने अपना सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हलाल ए पाकिस्तान या हिलाल ए पाकिस्तान नाम का जो अवार्ड है वो पेश किया था। ये जो अवार्ड है बिल गेट्स को क्यों दिया जा रहा है, तो बिल गेट्स की जो कंपनी है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये वर्ल्ड वाइड क्या करती है, वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम चलाती है जिसके थ्रू पोलियो फ्री करने में मदद किया जाता है। तो पाकिस्तान को पोलियो से बचाने के लिए जो इनके फाउंडेशन का वर्क था उसे ऑनर करते हुए हिलाल ए पाकिस्तान का जो अवार्ड है वो किन्हें दिया गया, बिल गेट्स को दिया गया है। यहाँ पे ये जो बिल गेट्स फाउंडेशन है ये गावी के साथ मिलकर काम करता है। गावी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन के लिए काम करता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा के अंदर स्थित है। तो इस वीक का जो सबसे बड़ा न्यूज आप सभी के सामने आ रहा है वो रशिया और यूक्रेन के वॉर को लेकर आ रहा है। अब रशिया यूक्रेन के वॉर के ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो ये जो आपके सामने मैप है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रशिया ने यूक्रेन के कुछ हिस्से जिनका नाम क्या था, लुहांस्क और डोनेस्क, इन दोनों ही रीजन को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे अपनी सेना को सबसे पहले भेजा था। उसके बाद आपको ये देखने को मिल रहा है कि लगातार रशिया की तरफ से यूक्रेन पे अटैक किए जा रहे हैं और यूक्रेन की जो कैपिटल कीव है वहां की तरफ ये लोग बढ़ते जा रहे हैं। और इसी के बीच ये जो टेंशन है वो आपको देखने को मिल रहा है और इन दोनों के बीच में फुल फ्लेज्ड वॉर की सिचुएशन बनी हुई है। अब ऐसे में क्या हुआ, इनको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे न्यूज आती है कि 24 फरवरी के दिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस क्रूशियल सिचुएशन पे मीटिंग ली। और ये जो मीटिंग थी वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की थी, जहां पे इन्होंने रशिया के मिलिट्री ऑपरेशंस और यूक्रेन के ऊपर जो क्राइसिस हैं उनके बारे में चर्चा की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टेलीफोनिक वे पे रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ भी इस इशू पे डिस्कशन किया है। इसी के साथ साथ एक न्यूज और आती है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे जो बिडेन,
उन्होंने फ्रेश राउंड ऑफ सैंक्शंस एप्लीकेबल कर दिए हैं। सैंक्शंस क्या होते हैं? जिनके थ्रू हम आप पे प्रतिबंध लगाते हैं कि आप ये वर्क नहीं कर सकते, इनके साथ ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रख सकते, आपको हम जो ये फैसिलिटी देते थे वो फैसिलिटी बंद की जाती है। इस टाइप की चीजें जो बिडेन की तरफ से यहाँ पे किए जा रहे हैं। और इसी के साथ कहा जा रहा है कि इससे रशिया के जो 80% बैंकिंग एसेट्स हैं उनके फंक्शन पे सबसे ज्यादा बुरा असर देखने को मिलेगा। अब ये जो बैंकिंग एसेट हैं वो जिस टाइप से वर्क करते हैं उसके लिए जो पेमेंट सिस्टम है उसको यहाँ पे रोका जाएगा। इस टाइप की चीजें आपको अमेरिका की तरफ से भी सुनने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट की आउट है, आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि एट प्रेजेंट यूक्रेन के जो चीफ हैं वो कौन है? ठीक है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है। अगली न्यूज आती है कि 58th सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप के अंदर, जो कि 25 फरवरी के दिन स्टार्ट हुआ था, इंडिया के ग्रैंड मास्टर बी अधिबन यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा रैंकिंग करते हुए बहुत टॉप मोस्ट परफॉर्मेंस के रूप में आपको देखने को मिल रहे हैं। ये जो है फॉर्मर चैंपियन रह चुके हैं। अधिबन किसके तरफ से? पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की तरफ से। और यहाँ पे पहली बार देखने को मिल रहा है कि 23 ग्रैंड मास्टर और 30 IMS जो हैं इस नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। अब ये जो 58 सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप है, ओवरऑल इसमें 184 प्लेयर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और ये जो पर्टिकुलर चेस का मैच है वो स्विस सिस्टम के ऊपर आयोजित किया जाता है। स्विस सिस्टम क्या होता है? जिसमें 90 मिनट के राउंड होते हैं 30-30 सेकंड के इंक्रीमेंट के साथ। उस सिस्टम पे ये मैच खेला जाता है। नेशनल चेस चैंपियनशिप जो है वो इंडिया जो है ऑर्गेनाइज करता है और सबसे पहले इसको स्टैब्लिश किया गया था आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर इसे स्टैब्लिश किया गया था। आंध्र प्रदेश का जो चेस एसोसिएशन है उसने इसे शुरू किया था 1955 के अंदर। अब उस टाइम पे ये जो इवेंट था ये कैसा था? बाईएनियल था, मतलब कि 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता था। लेकिन 1971 से इसे क्या कर दिया गया? एनुअल इवेंट कर दिया गया, मतलब कि प्रत्येक वर्ष ये चेस चैंपियनशिप आयोजित की जाती है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो डिमांड है एसटी शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस का, बहुत सारे जो मेतई कम्युनिटी के लोग हैं वो मणिपुर के अंदर अब डिमांड रख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शंस करवाए जाएं और मेतई कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी का यहाँ पे बेनिफिट दिया जाना चाहिए। अब ये जो मेतई की पॉपुलेशन है तो ये लगभग 2/3 हो जाती है इम्फाल वैली और उसके आसपास की कंस्टिट्यूएंसी के अंदर। ये मेतई कम्युनिटी के बारे में अगर बैकग्राउंड से देखें तो 1935 का जो सेंसस था वहां पे आपको देखने को मिलता है कि मेतई कम्युनिटी को एसटी की कैटेगरी में गिना जाता था। ये जो मेतई कम्युनिटी है ये बहुत सारे रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि चिंदविन नाम का रीजन है म्यांमार के अंदर, वहां पे इनकी पॉपुलेशन बहुत अच्छी है। सुरमा वैली नाम की एक जगह है और ये कहाँ पे है? बांग्लादेश के अंदर है। इन जगहों पे इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और प्रेजेंटली अगर बात करें तो मणिपुर के अंदर भी 8% पॉपुलेशन जो है मेतई कम्युनिटी अपना रखती है। तो ओवरऑल इनकी डिमांड क्या है कि हमें एसटी की कैटेगरी में बेनिफिट दिए जाने चाहिए। एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की गई थी by the prominent US Chamber of Commerce ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर की तरफ से। तो यूनाइटेड स्टेट्स के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और ये जो रिपोर्ट थी किससे रिलेटेड थी? आईपी से रिलेटेड थी, जिसको कि हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? सपोज कीजिए आपने अगर कोई बुक लिखी है तो उस बुक के अंदर जो भी चीजें लिखी है वो आपका क्या है? कॉपीराइट है। सेम एज अगर आपने कोई नया आविष्कार किया है तो उस आविष्कार को कोई और यूज नहीं कर पाएगा, वो आपका क्या है? पेटेंट है। इस टाइप की बहुत सारी चीजें होती है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में मानी जाती है। तो इंडिया का जो स्कोर था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में वो पहले
38.4 था और अब बढ़कर 38.6 यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ कंट्री की रैंक जो है 43rd हो जाएगी टोटल 55 कंट्री के अंदर। कौन सा इंडेक्स है? तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है। यहाँ पे अगर टॉप 5 नेशंस की हम लोग बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है यूएसए। यूएसए के बाद यूनाइटेड किंगडम आता है, उसके बाद देखेंगे तो जर्मनी आ जाता है, फिर आ जाता है स्वीडन, स्वीडन के बाद आ जाता है फ्रांस। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ये टॉप 5 नेशंस के रूप में जाने जाते हैं। हाल ही में क्या हुआ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है ताकि डिजाइन किए जा सके सस्टेनेबल सिटी इंडिया प्रोग्राम को। अब सस्टेनेबल सिटी इंडिया प्रोग्राम क्या है? तो भैया ये एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें कुछ सिलेक्टेड सिटीज को एज अ सस्टेनेबल सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। अब सस्टेनेबल सिटी के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? तो देखो, इंडिया ने पहले अपना एक कमिटमेंट किया था नेट जीरो के लिए। अब ये नेट जीरो क्या है कि हमारा जो कार्बन का एमिशन होगा, ये कार्बन का एमिशन कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? 2070 में हो जाएगा। और ऐसा हमने कहाँ पे? तो COP26 की जो समिट हुई थी ग्लासगो में, वहां पे हमने अनाउंस कर दिया था। तो उसी को अचीव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं सस्टेनेबल सिटी के रूप में। अब यहाँ पे जो सस्टेनेबल सिटी हैं वो डेवलप किए जाएंगे, और जैसे ही जितने सिटीज जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे 5 to 7 इंडियन सिटीज को अगले 2 सालों के अंदर डेवलप किया जाएगा। अब ये कौन कौन से सिटीज होंगे, जब इनके डिक्लेरेशन होंगी उसके बाद आपको हमारे चैनल पे उसके बारे में भी न्यूज मिल जाएंगे। तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हाल ही में IIT मद्रास के रिसर्च पार्क ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ओशन 2022 नाम के एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था, होस्ट किया था। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है वो बाई एनुअल है, मतलब कि 2 सालों में आयोजित किया जाता है। और ये किसने होस्ट किया था? इंडिया ने पहली बार इसे होस्ट किया था, जिसका थीम इंस्पायर, इनोवेट और सस्टेन रखा गया था। ओवरऑल आप इसे ये समझ सकते हैं कि ओशन के डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे काम किए जाएंगे, और उन्हीं ओशन डेवलपमेंट के काम को करने के लिए यहाँ पे ये समिट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। हाल ही में इंडियन नेवी ने होस्ट किया एक बाई एनुअल, मतलब हर 2 साल में होने वाला मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज को, और इस मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज का नाम क्या था? मिलान था। ये जो मिलान एक्सरसाइज है, वैसे तो ये 1995 से स्टार्ट हुआ था, और इसके जितने भी मेजर वर्क हैं वो कहाँ पे किए जाते हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में किए जाते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर किए जाते हैं, जो कि अंडमान और निकोबार कमांड में आते हैं। यहाँ पे इसी के साथ साथ इंडियन नेवी, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसकी थीम कैमरिडी, कोहेसिव एंड कोलैबोरेशन रखी गई थी। इंडिया का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको कि हम लोग तेजस के नाम से जानते हैं, भारत में ही डिजाइन और डेवलप किया गया था। ये कोबरा वॉरियर नाम के एक एक्सरसाइज में 6 से लेकर 27 मार्च 2022 में हिस्सा लेने वाला है। कोबरा वॉरियर एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, जो कि कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयर फोर्स के वेडिंगटन नाम के प्लेस पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो तेजस है, वो दुबई के अंदर और सिंगापुर के अंदर भी इसी टाइप के इंटरनेशनल फ्लाइट एयर शो के अंदर हिस्सा ले चुके हैं। ये जो कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज है, ये लार्जेस्ट, क्या है ये? लार्जेस्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के रूप में भी जाना जाता है। लार्जेस्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के रूप में जाना जाता है,
जो रॉयल एयरफोर्स यूनाइटेड किंगडम की तरफ से आयोजित किया जाता है। हाल ही में संजीव सान्याल को अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर का फुल टाइम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर के रूप में। तो प्राइम मिनिस्टर को इकोनॉमिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उनके ऊपर गाइड करने का जो मेजर वर्क होगा वो संजीव सान्याल करेंगे। संजीव सान्याल इम्पॉर्टेंट पर्सन है, इन्होंने कई बुक भी लिखे हैं जैसे कि द इंडियन रेनेसे, ठीक है, द इंडियन रेनेसे लिखा है इन्होंने। साथ ही साथ इन्होंने लिखा है लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। इस टाइप की फेमस बुक्स के लिए भी ये जाने जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जम्मू एंड कश्मीर के डीलिमिटेशन कमीशन था उसके टर्म को सेकेंड टाइम के लिए बढ़ा दिया है। अब देखिए ये डीलिमिटेशन कमीशन क्या है, तो आपको पता है आर्टिकल 370 और 35A के हटाने के बाद से एक कार्यक्रम किया गया था। और कार्यक्रम क्या किया गया था, तो जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दिया गया था, लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी। तो किस जगह पे, किस एरिया पे कहाँ के लिए इलेक्शंस होंगे, कहाँ पे कौन सी कंस्टिट्यूएंसी होगी, उसे देखने के लिए क्या किया गया था, 6 मार्च 2020 को डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था। इस डीलिमिटेशन कमीशन के जो हेड थे वो कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे जिनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई जो हैं वो इसके हेड के रूप में काम कर रहे हैं। इनको पहले भी 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया जा चुका है। अब मई 6 तक इनको अपनी रिकमेंडेशन जो है वो कंप्लीट करके यहाँ पे सबमिट करनी है। 22 फरवरी 2022 के दिन जो प्रोफेसर हैं नीना गुप्ता, इन्हें रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2021 का अवार्ड दिया गया। नीना गुप्ता जो है स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता के अंदर मैथमेटिक्स की प्रोफेसर के रूप में यहाँ पे वर्क कर रही हैं। रामानुजन प्राइज जो है ये एनुअली किनकी तरफ से दिया जाता है, तो देखिए ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स की तरफ से दिया जाता है। और ये जो संस्था है ये कहाँ की है, इटली की है। ठीक है, ये प्राइज 2004 में स्टार्ट किया गया था और 2005 से ये प्राइज जो है वो दिया जाता है। इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान जो है वो हिस्सा ले रहे हैं एक एक्सरसाइज के अंदर जिसका नाम क्या है, ईस्टर्न ब्रिगेड 6। ये जो ईस्टर्न ब्रिगेड 6 होगा ये दोनों ही नेशंस के बीच में एक ब्लास्टर करेगा ऑपरेशनल पावर को। दोनों मिलकर किस टाइप से वर्क कर सकते हैं उसके ऊपर। इसका 6th एडिशन जो है वो कहाँ लेने वाला है, जोधपुर के अंदर ऑर्गेनाइज किए जाने वाला है। वेदांता लिमिटेड और केयर्न ऑयल एंड गैस ने हाल ही में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के कुछ नए क्षेत्र ऑयल ब्लॉक जो है उसे डिस्कवर किए हैं। इन ऑयल ब्लॉक को नाम दिया गया है RJONHP 2017/1 और राजस्थान के किस रीजन पे है, तो चौहटन। और दूसरा जो है गुड़ा मलानी तहसील जो है बाड़मेर का, वहां पे इसे डिस्कवर किया गया है और इसको नाम क्या दिया गया है, दुर्गा नाम दिया गया है। तो जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से अगर इन्हें परमिशन मिल जाती है तो इसके ऊपर भी ऑयल से रिलेटेड एक्सप्लोरेशन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जापान ने यहाँ पे पहला हाइड्रोजन पावर की जो ट्रेन होती है उसे अनवील किया है, जो आपके सामने आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस ट्रेन को बनाने का जो काम किया है टोयोटा मोटर, साथ ही साथ हिताची कंपनी और जापान की जो रेलवे है उन्होंने मिलकर बनाया है। ये एक टाइप का हाइब्रिड ट्रेन होगा जो कि क्या करेगा, 140 किलोमीटर तक जा सकता है, टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होगी और हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर चलने वाला होगा। दैट मींस जीरो पॉल्यूशन। ठीक है, जीरो पॉल्यूशन यहाँ पे करेगा ये।
इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2022 हम लोग कब ऑर्गेनाइज करते हैं? February 21 के दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस दिन को ऑर्गेनाइज करने का मेन इंपॉर्टेंस यही होता है कि जो लिंग्विस्टिक अवेयरनेस है भाषा और कल्चर के ऊपर, वो स्प्रेड किया जा सके। इस साल की जो थीम थी, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी को रखा गया था। ताज महोत्सव 2022 मार्च 20 से लेकर मार्च 29 के बीच में शिल्पग्राम, आगरा, उत्तर प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये 10 डे का एक कल्चरल फेस्टिवल है जो आगरा में ईच एंड एवरी ईयर ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस साल की थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव संग ताज के रंग रखा जाएगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट और क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। सेशन में जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, आप उनमें अपना आंसर जो है वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट सेशन में आपके नेम्स यहाँ पे प्रेजेंट किए जाएंगे। तो आई होप आप सभी को हमारा ये सेशन बहुत पसंद आता है। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।